नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज की वीडियो की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने के बारे में MyGov पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर 15 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि देश को स्कूल पूर्व से लेकर उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिए शिक्षा दी जा सके। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र, जिसका नाम परख होगा, वो बनाया जाएगा, जो विद्यार्थी के चहुमुखी विकास के लिए उसके कार्य निष्पादन और ज्ञान का आकलन, समीक्षा तथा विश्लेषण करेगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों की बुद्धि के विकास में भी मदद मिलेगी। श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में आमूल बदलाव आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों की योजना शामिल की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में व्यापक सुधार की बात है। स्कूल स्तर पर 8 साल तक की आयु के बच्चों के लिए बचपन देखभाल और शिक्षा के सार्वजनिकरण स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को 5+3+3+4 जिसको बोलते हैं वो पाठ्यचर्या संरचना में बदलने, 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक रुझान के पाठ्यक्रम को एकत्रित करने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ पे 10th, उसके बाद +2 ये एक पैटर्न चलता था। अब हमारे यहाँ पे 5+3+3+4 वाला पैटर्न हमने अडॉप्ट किया है नई शिक्षा नीति में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव लाएगा और एक नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेगा। अगली खबर है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोविड संकट के दौरान भारतीय स्टार्टअप शानदार विचारों और देश विदेश के समक्ष अनेक समस्याओं के समाधान के लिए आगे आए हैं। नई दिल्ली में स्टार्टअप रैंकिंग जारी करने के अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि घरेलू सामान घर घर पहुंचाने और लोगों की अनिवार्य जरूरतें पूरी करने के बारे में अनेक स्टार्टअप नए नए विचारों के साथ सामने आए। डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई कॉमर्स को विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहन देने के बारे में भी नए नए विचार प्रस्तुत किए गए। श्री गोयल ने कहा कि भारत में जिस तेजी से स्टार्टअप का माहौल बन रहा है, उससे केंद्र और राज्य स्तर पर सभी नीति निर्माताओं को इस दिशा में व्यापक कार्य करने की प्रेरणा मिली है। वे इस क्षेत्र को और प्रोत्साहन तथा सहायता देने के तरीके खोजने के लिए उत्सुक हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि देश के राज्यों, जिलों और कस्बों में अपने अपने स्टार्टअप केंद्र बनाने का विचार बहुत रोमांचक है और ऐसा करना काफी हद तक संभव है। श्री गोयल ने कहा कि हमें ऐसे विचारों की जरूरत है जो भारत के लोगों की समस्याएं हल कर सकें और उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी कर सकें। यह सभी तरह के स्टार्टअप का मुख्य बिंदु होना चाहिए तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि स्टार्टअप को 3P यानी कि प्रोडक्ट, प्रोसेस और पीपल, इन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि 43% से अधिक स्टार्टअप को महिलाएं आगे बढ़ा रही हैं, जो बहुत उत्साहजनक संकेत है। ये रुझान सदियों पुरानी उस धारणा को भी तोड़ रहा है जिसके तहत अतीत में महिला उद्यमियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। साल 2019 की स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने कारोबार करना सुगम बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की दिशा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कर्नाटक और केरल बिजनेस और फाइनेंस को आकर्षित करने के उद्देश्य से नूतन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की दिशा में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश उभरते हुए राज्य हैं। अगली खबर है, भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण में 5 बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। मॉस्को में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच
द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों मंत्रियों ने एलएसी से जल्द अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटाने और तनाव दूर करने के उपाय करने पर सहमति व्यक्त की। हमने कल की वीडियो में बताया था इसके बारे में। दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति किसी भी देश के हित में नहीं है। दोनों मंत्रियों ने किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचने पर भी सहमति व्यक्त की जिससे तनाव बढ़ने की आशंका हो। दोनों देश भारत चीन सीमा प्रबंधन पर विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था के जरिए वार्ता और संपर्क जारी रखने पर भी सहमत हुए। अगली खबर है, सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसको हम OFB बोलते हैं, उसको सरकार के 100% स्वामित्व वाले एक या अधिक कॉर्पोरेट निकायों में बदलने के सरकार के फैसले को लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह मंत्री समूह इस समूची प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन करेगा। इस दौरान कर्मचारियों के स्थानांतरण और पुनः तैनाती के दौरान उनके वेतन और सेवानिवृत्ति का लाभ भी ध्यान में रखा जाएगा। इस मंत्री समूह में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार और कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हैं। यह मंत्री समूह जो होगा वो आयुधि निर्माणी बोर्ड को रक्षा क्षेत्र का एक या अधिक सार्वजनिक उपक्रम बनाने, मौजूदा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के संरक्षण सहित कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित मामलों के बारे में फैसले करेगा। अगली खबर है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू कश्मीर एकीकृत शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा शिकायत समाधान प्रणाली को ज्यादा तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए पहल की गई है। इस पहल से शिकायत निवारण प्रणाली का विकेंद्रीकरण होगा। अब जिला अधिकारी और उपायुक्त शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली के प्राथमिक स्तर के रूप में काम करेंगे। ये देश की पहली ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली और पोर्टल है जो उच्च स्तर पर केंद्र सरकार तथा निम्न स्तर पर जिलों, तहसील और विकास खंडों से जुड़ी है। अगली खबर है, बात करते कोविड-19 पर अपडेट की। भारत में पिछले 24 घंटों में 70,880 रोगी कोरोना से स्वस्थ हुए हैं और इसके साथ ही देश में इससे ठीक होने वालों की कुल संख्या करीब 35,50,000 हो गई है। ठीक होने की जो समग्र दर है वो बढ़ के 77.65% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या इन्फेक्टेड लोगों की तुलना में करीब 3.8 गुना अधिक है। पिछले 29 दिनों में स्वस्थ होने की दर 100% को पार कर गई। पिछले 24 घंटों में 11,63,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई और अब तक लगभग 5,40,97,975 लोगों की जांच करके भारत सर्वाधिक दैनिक परीक्षण करने वाले देशों में से एक बन गया है। नेक्स्ट खबर है, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की जो मौजूदा समय सीमा है उसमें छूट दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने के सभी पेंशन धारक इस साल 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए केवल नवंबर में ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जा सकते थे। तो जो लोग पेंशन लेते हैं उनको साल में एक बार नवंबर में एक सर्टिफिकेट देना पड़ता था कि वो जिंदा है। तो ये काम अब किसी भी समय किया जा सकता है इस कोविड महामारी को देखते हुए। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशन धारक इस साल 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान पेंशन का भुगतान बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मौजूदा कोविड संकट और कोरोना वायरस के संक्रमण से बुजुर्गों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों से कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत पेंशन धारक भी से जीवन प्रमाण पत्र लेने के नए तरीके खोजे जाएं ताकि बैंकों में भीड़ भाड़ से बचा जा सके। केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशन धारक को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है। पेंशन धारक बैंक शाखाओं में जाकर ये प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, लेकिन पेंशन और पेंशन धारक कल्याण विभाग डिजिटल प्रमाण पत्र को बढ़ावा दे रहा है ताकि घर बैठे ही ये प्रमाण पत्र जमा कराया जा सके। अगली खबर है, आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट शहर जलवायु आकलन रूपरेखा जारी की। इसके साथ स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी जारी किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्मार्ट शहरों की योजना बनाने और निवेश सहित योजनाओं को लागू करते समय जलवायु परिवर्तन से निपटने की स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध कराना है। इस सिलसिले में जारी ये दूसरी रूपरेखा है तथा इससे भारत में शहरी नियोजन और विकास के लिए जलवायु अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने को बल मिलेगा। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज स्मार्ट शहरों को पैदल चलने वालों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर बल देने की प्रक्रिया है। ये चुनौती इस साल के शुरू में पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल बाजारों की समग्र योजना के लिए जारी मंत्रालय के परामर्श पर आधारित है। इससे देश भर के विभिन्न शहरों को विभिन्न पक्षों और नागरिकों के परामर्श से पैदल चलने वाले लोगों के लिए अनुकूल गलियों के विकास में मदद मिलेगी। इस वर्चुअल कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सहित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। आज की लास्ट खबर है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के आपराधिक विवरण के बारे में संशोधित गाइडलाइन जारी किए हैं।
इन गाइडलाइंस के अनुसार नामांकन पत्रों में उम्मीदवारों के साथ साथ उनके राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के अतीत का आपराधिक विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित और टेलीविजन पर प्रसारित कराना होगा। तो अब ये जरूरी हो गया कि जितने भी व्यक्ति कैंडिडेट होंगे चुनाव लड़ने वाले, उनके बारे में कोई भी अगर हिस्ट्री सीटिंग है, यानी कि अगर वो आपराधिक किसी गतिविधि में इन्वॉल्व रहे हैं, तो उसे समाचार पत्र में छपवाना और टीवी पर प्रसारित कराना जरूरी होगा। पहली बार ऐसा प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर करना होगा। दूसरी बार प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 5वें से 8वें दिन के अंदर करना होगा। और तीसरी बार ये प्रक्रिया चुनाव प्रचार समाप्त होने के अंतिम दिन से पहले 9 दिन के अंदर करनी होगी। आयोग का कहना है कि इस समय सीमा का पालन करने से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करने में मदद मिलेगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन पत्र भरने वाले लेकिन चुनाव नहीं लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनसे संबंधित राजनीतिक दलों को भी ऐसा प्रचार प्रसार करना होगा। इस संबंध में अभी तक जारी किए गए सभी निर्देशों का सारांश और सभी प्रारूप संबंधित पक्षों के हित में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इससे मतदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों के बीच जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। अभी बात करेंगे आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर सन 1624 को पहली बार किसी सबमरीन का यानी कि पनडुब्बी का सार्वजनिक रूप से परीक्षण किया गया। इसका लंदन की टेम्स नदी में किंग्स जेम्स फर्स्ट के लिए परीक्षण किया गया था। 12 सितंबर सन 1897 को प्रसिद्ध बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई। हमारी जो बॉलीवुड मूवी आई थी केसरी, जिसमें अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया था, वो इसी पर बेस्ड थी। 12 सितंबर सन 1909 को सिंथेटिक रबड़ के लिए विश्व का पहला पेटेंट जर्मन केमिस्ट फ्रिज होफमैन को दिया गया। 12 सितंबर 1933 को एक रेड लाइट सिग्नल पर प्रतीक्षा के दौरान अमेरिकी भौतिक विज्ञानी लियो जिलार्ड को न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का विचार पहली बार आया। 12 सितंबर 1940 को फ्रांस के 4 युवकों ने अक्समाथी एक गुफा में 17,000 साल पुराने चित्रों की खोज की, जिन्हें वर्तमान में हम लेस्कॉक्स केव पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। ये हमारी तरह भीमबेटका में पेंटिंग है, उस तरह की पेंटिंग है। 12 सितंबर 1943 को इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को इटली के राजा की कैद से आजाद कराने के लिए जर्मन पैराट्रूपर्स द्वारा ऑपरेशन आइचे के अंतर्गत द ग्रैंड सैसो रेड की गई और मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इन लोगों ने बेनिटो मुसोलिनी को छुड़ा लिया था उस समय। 12 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य पर धावा किया। ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना के मरने के ठीक एक दिन बाद किया गया था। 12 सितंबर 1949 को थियोडोर ह्यूज जो हैं वो जर्मन फेडरल रिपब्लिक, जिसको हम वेस्ट जर्मनी के नाम से जानते थे, उसके पहले राष्ट्रपति, और कोनार्ड एडन्योर जो है वो पहले प्रधानमंत्री चुने गए। 12 सितंबर 1958 को अमेरिका के जैक किल्बी जो है उन्होंने पहला इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसको प्रदर्शित किया। 12 सितंबर 1970 को सोवियत संघ ने चंद्रमा हेतु अपनी रोबोटिक प्रोब लूना 16 को लॉन्च किया। इसने 24 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। 12 सितंबर 1974 को एक सैन्य तख्तापलट के अंतर्गत इथियोपिया के सम्राट हैले सेलेसी जो हैं उनको अपदस्थ कर दिया गया और इस देश में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत हुई। ये तख्तापलट यूएसएसआर की शय पे किया गया था। 12 सितंबर 1992 को मैक सी जेमिसन जो है वो अंतरिक्ष जाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिका महिला बनी। अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद 12 सितंबर 2001 को, यानी कि उसके ठीक अगले दिन ही, नाटो समझौते के आर्टिकल 5 का पहली बार प्रयोग किया गया। 12 सितंबर 2018 को मानव निर्मित सबसे प्राचीन ज्ञात चित्रकार की खोज की बात जो नेचर पत्रिका में छपी। ये जो पेंटिंग्स थी ये दक्षिण अफ्रीका की ब्लोम्बोस केव जो है उसमें हुई थी इनकी खोज, और इनकी जो आयु थी वो लगभग 73,000 साल की थी, यानी कि बहुत पुरानी पेंटिंग्स थी जिनकी खोज हुई। 12 सितंबर सन 2009 को अमेरिका के कृषि विज्ञानी नॉर्मन बारलॉग की डेथ हुई। भारत में जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज थे इन्होंने डेवलप कराए थे। उसके अलावा 12 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो and don't forget to press the bell icon. Thank you दोस्तों, bye.